हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यम यम टीचिंग क्लासेज में। आज हम आपको हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में पार्ट 2 पढ़ाएंगे। पहला वीडियो हम बना चुके हैं, दूसरा हमारा है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईस्वी तक है। फिर तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी का विकास क्रम कालक्रम कैसे कैसे रहा उसके बारे में है। पहला हमारा है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। कभी कभी पेपर में क्रम ही पूछ लेता है। सबसे पहले संस्कृत आया, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी का विकास हुआ। अगला है नोट। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे कुछ विद्वान अवहट्ट नाम देते हैं। कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश ही मानते हैं। अवहट्ट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति की कीर्तिलता में मिलता है। विद्यापति की कीर्तिलता में विद्यापति जी ने लिखा है, देसिल बयना सब जन मिठा, ते तैसन जम्पौ अवहट्ठा। विद्यापति जी ने कीर्तिलता में यह दोहा लिखा है। आकृति मूलक के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा माना जाता है। विशिष्ट भाषा माना जाता है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक एवं अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा के रूप में माना जाता है। संस्कृत को संयोगात्मक भाषा कहते हैं और अंग्रेजी को वियोगात्मक भाषा कहा जाता है। विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान माना जाता है। 10 भाषाओं में तीसरे स्थान पर हिंदी को बोला जाता है, जबकि अंग्रेजी का प्रथम स्थान है एवं चीनी भाषा तथा मंदारिन का द्वितीय स्थान माना जाता है। राजभाषा के रूप में हिंदी। राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा। राजभाषा या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा के माध्यम से ही समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं। राजभाषा जनता एवं सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। राजभाषा राजकीय या सरकारी कामकाजों में प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है। जो हमारी सरकारी काम होता है, राजकीय कार्य जो होता है, उसको जो है राजभाषा के रूप में रखते हैं। चौदह सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत की राजभाषा के संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया गया था। अगला है हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि का दूसरा नाम नागरी लिपि भी है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की परिष्कृत रूप होता है। ब्राह्मी लिपि का दूसरा रूप माना जाता है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं ही लिखी जाती है। अगला है 26 जनवरी 1950 को
लागू संविधान में शासकीय परियोजना के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों के लिए तय किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति भी लागू हुई। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 में भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 में हमारे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत, उर्दू, हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बांग्ला और पंजाबी। यह हमारे 22 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में किया गया है। अनुच्छेद 343 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि मुख्यतः अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि को अक्षरात्मक लिपि भी कहा जाता है। राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, मतलब राजभाषा को हमारे संविधान के द्वारा कहाँ कहाँ उसे किस अनुच्छेद में हमारे हिंदी का दर्जा प्राप्त किया गया है। पहला है अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 120 में जो संसद भवन में भाषा प्रयोग की जाती है उसका उल्लेख किया गया है। भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में भाग 6 अनुच्छेद 210 में विधान मंडल में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसका उल्लेख किया गया है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 346 में पत्रादि की राजभाषा अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का उल्लेख किया गया है। एक दूसरे देश के बीच जो हमारा संवाद होगा उसकी भाषा के लिए उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 346 में। राजभाषा का अर्थ होता है राज्य की भाषा। राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक राज्य अपनी अपनी सीमाओं में अपने राज्य की भाषा में कामकाज करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी राज्य है अपने ही भाषाओं में अपने सरकारी कार्य जो होते हैं उसका जो भाषा है अपनी भाषाओं में वह कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहता है। जब केंद्र के साथ उसे संपर्क स्थापना या पत्र व्यवहार की आवश्यकता होती है तो वह राजभाषा या सह राजभाषा का प्रयोग होता है। राजभाषा जो सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है, जो भी सरकारी कार्य हम लोग करते हैं उसमें हम राजभाषा का प्रयोग करते हैं। अगला है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क स्थापित किए जा सकें उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा एक भावात्मक क्षेत्र है। राष्ट्रभाषा में समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना को संवहन करने की शक्ति होती है। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो पूरा देश में बोले जाते हैं और वही भाषा समझे जाते हैं, वही राष्ट्रभाषा बोला जाता है। राजभाषा वह भाषा होता है जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है,
उसे हम लोग राजभाषा की श्रेणी में रखते हैं। भारतीय संविधान में अभी किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त किया गया है। राष्ट्रभाषा हमारे संविधान में अभी किसी भाषा को भी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं माना गया है, राजभाषा माना जाता है। संपर्क भाषा, संपर्क भाषा किसे कहते हैं? भाषा के संदर्भ में संपर्क भाषा का अर्थ होता है जोड़ने वाली भाषा। संपर्क भाषा का आशय जन भाषा से होता है। जनता, जो हमारे आसपास की जनता जो भाषा बोलती है वही हमारा जन भाषा या संपर्क भाषा के अंतर्गत आता है। संपर्क भाषा या जन भाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश, देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय का कार्य करें जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विभिन्न भाषी वर्गों के बीच संप्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। भारत में प्राचीन युग में संस्कृत संपर्क भाषा थी। प्राचीन युग में संस्कृत को संपर्क भाषा के रूप में माना जाता है क्योंकि संस्कृत को ही भाषा की जननी कहा जाता है। संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, देववाणी कहा जाता है। संस्कृत से ही हमारी पाली की उत्पत्ति हुई है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था और उसके बाद प्रकृति भाषा का विकास हुआ। प्रकृति भाषा जैन धर्म की भाषा कहलाती है। महावीर स्वामी ने प्रकृति भाषा में उपदेश दिया था। प्रकृति के बाद हमारा अपभ्रंश आता है जो बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। फिर अपभ्रंश के बाद हमारा हिंदी भाषा आता है जो आधुनिक हिंदी है। इस समय भी हमारा हिंदी भाषा ही माना जाता है। वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा हिंदी है जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।